मौजूद है मार्केट्स के नए ऑल टाइम हाई पर। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू सुमित। बिल्कुल, और अब न्यू ऑल टाइम हाई पर हैं हम। तो बात करते हैं नीलेश शाह से, और एमडी एंड सीईओ एनविजन कैपिटल। नीलेश आए तो थे हमारे साथ एक पॉडकास्ट करने के लिए, और वो भी हम करेंगे ऑब्वियसली नीलेश आपके साथ। लेकिन क्योंकि अब आप हैं ही हमारे साथ, तो सेलिब्रेट करते हैं इस न्यू ऑल टाइम हाई को। जिस पेस से हमने न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया है, उससे आपको डर लग रहा है, या फिर ये सिर्फ एक रीसेंसी बायस है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहे हैं? शायद ये एक रीसेंसी बायस है, क्योंकि ये जो अभी जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम बरकरार है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मोमेंटम है, अभी ऐसी कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रही जिसकी वजह से ये मोमेंटम किसी भी तरह रुकना चाहिए। लिक्विडिटी मजबूत है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत है, फॉरेन लिक्विडिटी भी मजबूत है। जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है वो भी बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव डेटा आ रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बढ़िया है, तो कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से ये मोमेंटम रुकना चाहिए। ओके नीलेश, इस मार्केट में नई नई थीम्स निकल के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले 6 महीने की थीम रही है रेलवे, डिफेंस और पीएसयूज़। आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने में कोई और नई थीम निकल के आएगी, या यही थीम्स चलेंगी? मेरा ऐसा मानना है अनुज, एक तो जो है थीम वो शायद सेक्टर को चलते ना हो, लेकिन हो सकता है कि एक जो लार्ज कैप्स जो है वो एक बहुत ही बढ़िया थीम उभर के आ सकती है, क्योंकि पिछले 12 महीना 18 महीने से लार्ज कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही अप्रैल मई में इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, तब फॉरेनर्स की बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी आएगी। कई लोग जो अभी भी है फेंस सिटर्स है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इलेक्शन आउटकम जो आ जाएंगे उसके बाद उनके लिए एक नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इंडिया या हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उनको वो कोई भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके कमिटमेंट्स और उनके एलोकेशंस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे। तो एक लार्ज कैप का एक बहुत बड़ा थीम मेरे हिसाब से आएगा। दूसरा जो बड़ा थीम है, जो इमर्जिंग सेक्टर, एक तो है जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस। और अगर मैं बहुत रिसेंटली देखूं तो टाटा मोटर्स के सीईओ ने बोला है कि हम ईवीज और बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग स्टेशंस का। तो शायद अगर कोई कंपनी वो स्पेस को एड्रेस कर पाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस का एक बहुत बड़ा थीम बन के आ सकता है। टाटा पावर या कोई और स्टॉक? टाटा पावर है, या जो अभी ये जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज वगैरह, उनके जो पेट्रोल पंप स्टेशंस हैं, उनमें भी कई हो सकता है कि उनमें भी चार्जिंग स्टेशंस लगे, तो वो अपने नेटवर्क्स भी यूज़ करें। लेकिन देखना पड़ेगा, शायद हो सकता है कोई कंपनी आईपीओ आ जाए और उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख जाए। तो एक तो वो है। दूसरा है जो ये सेमीकंडक्टर्स को लग के जो फैब चिप मैन्युफैक्चरिंग, फैब मैन्युफैक्चरिंग, ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक अच्छी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ सकती है। हालांकि राइट नाउ अभी भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, लेकिन हमें अपने आइज ईयर्स ओपन रखने होंगे। इंतज़ार रखना पड़ेगा कि अगर कोई सेक्टर, कोई कंपनी ये क्षेत्र में आती है तो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। ओके नीलेश, बात करते करते बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगा लिया। अब बैंक निफ्टी ने, और खासतौर से जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। HDFC बैंक एक महीने भले ही 10% चलाओ, लेकिन उससे पहले हमने देखा काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस था यहाँ पर। इवन ICICI बैंक, SBI अभी तक अपने 52 वीक हाई जो 1 साल पहले लगाए थे वहीं चल रहा है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या रीजनिंग है इस अंडर परफॉर्मेंस की? और जो लास्ट 1 महीने में हमने देखा है एक मूव आया है, क्या अब ये नए बड़े मूव की शुरुआत लग रही है आपको? जो कई बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस के 2 वजह है। पहली बात तो कि ये इनमें ओनरशिप काफ़ी हद तक थी, नंबर 1। नंबर 2 कि कई प्राइवेट बैंक्स जो थी बड़ी, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे थे। जैसे HDFC बैंक का मर्जर था, तो उसको चलते हुए कई इन्वेस्टर्स के माइंड में एक अनसर्टेनिटी सी थी कि पता नहीं मर्जर कंज्यूमेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कोई और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लीडरशिप ट्रांजिशन, लीडरशिप चेंज के रिलेटेड अनसर्टेनिटी थी। हमारा मानना है कि ये सारी अनसर्टेनिटीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, और अभी वैल्यूएशंस इनके इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि इसमें इन्वेस्टर्स को वापस इन्वेस्टर्स री एंटर करेंगे, और उनको करना पड़ेगा। और यही मुद्दे पे एक छोटा पॉइंट है कि अगर HDFC बैंक का अगर वैल्यूएशन देखे, आई नो कि सब लोग प्राइस टू बुक देखते हैं, बट पी मल्टीपल, क्योंकि ये कंपनी 15-18% की ग्रोथ दिखाती रहती है, 18 पी मल्टीपल है ट्रेलिंग अर्निंग्स पे डिस्काउंट टू निफ्टी, जो मैंने मेरे इन्वेस्टिंग के करियर में आज तक ये सिचुएशन नहीं देखी है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब बड़े निवेशक, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये चीज़ को देखें और आके बड़े मात्रा में प्राइवेट बैंक्स में बड़े प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करें। 2023 जुलाई के बाद पहली बार HDFC बैंक 1700 के ऊपर आया है। सुमित ने अभी भी बताया मुझे इस चीज़ के लिए। एक और सेक्टर जो आपने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, इनफैक्ट जिससे आपकी एक पहचान सी बन चुकी है, वो है IT। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल है कि पिछले 2 क्वार्टर में नंबर्स भले ही ख़राब रहे हों, लेकिन स्टॉक्स बॉटम आउट कर गए। और अब तो ख़राब न्यूज़ पर स्टॉक गिरते हैं, लेकिन फिर एकदम से बहुत तेज़ रैली आ जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये क्या सिर्फ जो US फेड ने जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट है, या मार्केट कुछ और प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा एक तो ये कैचअप ट्रेड हुआ है कि अगर मैं एक इन्फोसिस को एक एग्जाम्पल के तौर पे मानूं तो जो 20p मल्टीपल है, ये इन्फोसिस का एक बहुत सा एक इसको एक बेस बोल सकते हैं कि कभी भी इन्फोसिस जैसी कंपनी 20p के नीचे ट्रेड नहीं होती। जैसे हमने अभी बताया था HDFC बैंक 18-19p, मेरे हिसाब से ये बेस है। सिमिलरली इन्फोसिस का ये एक टाइप का बेस है, क्योंकि कंपनी का चाहे वो सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, लो डबल डिजिट ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ है, कैपिटल एफिशिएंसी है, गवर्नेंस उम्दा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के, वो तो उसमें बरकरार है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत ये है कि US फेड के जो इंटरेस्ट रेट पे जो एक्सपेक्टेशंस आ रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके लिए भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लार्ज कैप IT के लिए बना है। लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो IT में अगर रियल अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये जो टॉप 4-5 कंपनीज जो है उनको छोड़ के जो नीचे 10, 15, 20, 25 कंपनीज है, उन्हीं पे एक ध्यान केंद्रित करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके टारगेटेड रिटर्न्स हायर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्फोसिस या TCS के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो एक मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स होंगे, जहाँ पे कई दफ़ा वो एक कैचअप ट्रेड भी आएगा, जो हम पिछले कई दिनों में देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही बढ़िया कंपनीज हैं, मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स देंगे, लेकिन अगर आपको IT में अगर और भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो IT में मिड कैप स्मॉल कैप में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं कि आपको, खास तौर से जिस तरीके से IPO मार्केट इस समय चल रही है, वहाँ पर कुछ लग रहा है आपको कि थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, या थोड़ी गलती करने की गुंजाइश है इस समय इन लेवल्स पर? हो सकता है कि वैल्यूएशन को चल के जो कंपनीज IPO आ रहे हैं और उसके बाद 50%, 100% हायर जो प्राइस चल रही है पोस्ट लिस्टिंग, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़रूर एक्सूबरेंस है, ज़रूर फ्रॉथ है। और हमने देखा था कि चाहे वो 2020 में जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के साथ हुआ था, कि उस वक्त भी बहुत कंपनीज आई थी और उसके बाद शायद 2 साल हो गए, कोई रिटर्न्स उनमें नहीं मिला है। जो 21 में जो ऑनलाइन कंपनीज, डिजिटल कंपनीज, न्यू एज कंपनीज के नाम पे उनके जो वैल्यूएशंस और ख़ास करके पोस्ट IPO लिस्टिंग के बाद जो उनमें जो एक्सूबरेंस देखने को मिला था, वो ज़रूर एक बबल स्टेज बन गया था और काफ़ी हद तक 22 में वो करेक्शंस हुए। मेरा ऐसा मानना है कि 23 में भी जो कई खास करके जो पिछले कुछ हफ्तों में जो IPOs आए हैं, उनमें ज़रूर एक्सूबरेंस है, ज़रूर फ्रॉथ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कंपनीज ख़राब है, जस्ट यही है कि वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा हद तक प्रीमियम वैल्यूएशंस है। जो मेरा ऐसा मानना है कि कई हद तक 2024 में इन सेट ऑफ कंपनीज में शायद हो सकता है कि इनमें एक ये जो फ्रॉथ है वो निकल जाए और वैल्यूएशंस मोर रीजनेबल या मोर अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो लेकिन ये स्पेस को देखते रहना चाहिए, और जहाँ पे भी आपको कोई जो कंपनी के बिजनेस समझ में आए वहाँ पे प्रोएक्टिव बनना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, FIIs पूरे साल इंडिया से एब्सेंट रहे, दिसंबर में हमने एक बड़ी बाइंग देखी, अब ऑब्वियसली वो फिर छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन क्या अगले साल आपको लगता है कि FIIs वापस आएंगे फुल फोर्स से इंडिया में? मेरा ऐसा मानना है कि 2024 में अगर मार्केट को लगते कोई भी एक ट्रेंड में अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो होगा FIIs का एक बहुत बड़ी मात्रा में एंट्री। अनुज, उसके 2 रीजंस है। पहली बात, इंडिया एक स्टैंड आउट नेशन, एक स्टैंड आउट इकोनॉमी करके आ रही है, पहली बात तो ये है। दूसरा बात, FIIs का अगर मैं पिछले 5, 10, 15 साल में देखूँ तो उनका जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो चाइना की ओर बहुत बड़ी मात्रा में रहा है। चाइना उनके लिए एक रीजनल एलोकेशन नहीं बल्कि एक कंट्री एलोकेशन बन गया था, लेकिन चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में डिसअपॉइंट किया है। चाहे वैल्यूएशंस अभी चाइना के बहुत ही अट्रैक्टिव हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2024 में एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड जो उभर के आएगा, वो ये ट्रेंड होगा कि चाइना की जगह इंडिया एक हो सकता है मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली उभर के आएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश फिर इस चर्चा के लिए, और उसके बाद आपसे बात करेंगे पॉडकास्ट में भी, लेकिन आज हमारे साथ CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज, धन्यवाद। चलिए सुमित, वापस आपके पास।
तो अभी आप नीलेश को भी सुन रहे थे और अनुज को भी सुन रहे थे। एक